हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो? तो आपका दोस्त, आपका गुरु और आपका मित्र डॉक्टर जावेद अख्तर आज लेके आया आपके लिए डी ब्लॉक। क्या? डी ब्लॉक और एम ब्लॉक वन शॉट में। बेटा जितना मैं करवा रहा हूँ रिवीजन के लिए बहुत है ना, रिवीजन के लिए बहुत है, रिवीजन का नहीं उससे भी आगे के लिए बहुत है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है वन शॉट है तो वन शॉट में अपन कुछ चीज़ काटेंगे, कुछ नहीं काटेंगे। जो मैंने डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाया है उसी लेवल का वन शॉट में पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, जिसने डी एंड एफ की वीडियो नहीं देखी एक बार वो देख ले, अगर नहीं भी देखी हो तो कोई बात नहीं, ये वाली देख ले, सब काम हो जाएगा। चलो सबसे पहले डी एंड एफ ब्लॉक शुरू करते हैं। तो अपन लिख लेते हैं डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, और यहाँ पर लिख लेते हैं वन शॉट, है ना, वन शॉट। एक शॉट में अपन इसको खत्म करेंगे वन शॉट में। सबसे पहले डी एंड ब्लॉक में सबसे पहले अपन चालू करेंगे बेटा डी ब्लॉक। क्या चालू करेंगे? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में सबसे पहले लिखेंगे इंट्रो। बेटा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन में कहाँ पाया जाता है बेटा? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक पाया जाता है मिड। कहाँ पाया जाता है? मिड में पाया जाता है। किसके मिड में पाया जाता है? पीरियड टेबल के मिड में पाया जाता है। ठीक है बेटा, पीरियड टेबल कहाँ पाया जाता है? मिड में पाया जाता है। बेटा ये अपन इंट्रोडक्शन दे रहे हो, मैं पूरा पूरा नहीं लिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वन शॉट है, और वन शॉट में जितना शॉर्ट लिखा है उतना आपके लिए अच्छा होगा रिवीजन के लिए। मिड में पाया जाता है। अगर मैं जर्नल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो उसका जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? n-1 1 से 10, ns 0 1 और 2, या फिर n-1 1 से 10 ns 1 2। दोनों ही बातें सही है, दोनों ही बातें सही है। सर मेरे को ये बता दो एनएस में किस में जीरो पाया जाता है, एनएस में किस में जीरो पाया जाता है? तो मेरे बच्चे एनएस में किस में जीरो पाया जाता है? पीडी में जीरो पाया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ बेटा निकल पीडी पीडी की, निकल पीडी और पीडी की, तो बेटा ये तीनों क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों है सर तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट? अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ मैं तो क्या लिखता हूँ? 3d2 4s2। क्या लिखता हूँ? 3d2 4s2। और इसका लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ? 3d10 4d10 5s 0। भावनाओं में इधर उधर पे जाता हूँ। अगर मैं पीटी का लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा? 5d1 6s 0 6s, अरे यार क्या लिखा? 5d9 6s, है ना। थोड़ा सा भावनाओं में अपन इधर उधर चले जाते हैं बेटा। और टीचरों की तरह स्लाइड लेके नहीं आए हैं ना, पूरा का पूरा खुद को लिखना पड़ रहा है। ठीक है, स्लाइड नहीं है। हाँ बेटा ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है अपने पास। अपने पास पूरी चीज़ें ये बेटा इसका इंट्रोडक्शन है। अच्छा क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है ना। तो जितना लिखा रहा हूँ बेटा सब इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है नीट 2026 में आपको वन शॉट से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए, है ना। वन शॉट से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगले आगे चलते हैं। क्या पूरा बेटा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। कॉइनेज मेटल, आगे चलते हैं अपन कॉइनेज मेटल के पास। अगर मैं फर्स्ट बी की बात करूं, अब तो आपको आइडिया होगा, या 11th ग्रुप की बात करूँ, कॉइनेज मेटल पढ़ ये याद है आपको, है ना। कॉइनेज मेटल की बात करूँ बेटा, वो बच्चे इस लेक्चर से दूर रहो जिसने डी एंड एफ ब्लॉक नहीं पढ़ाओ, और वो बच्चे जिसने पीरियड टेबल बिल्कुल नहीं आता हो तो बिल्कुल दूर भाग जाए इससे, है ना। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट 11th क्या कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल कौन से? CuAg AU। क्यों आ गया हूँ? इसको कॉइनेज मेटल क्यों बोलते हैं? तो इसको कॉइनेज मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पे किस पे? राजा महाराजाओं के ज़माने में कॉइन्स बनाए जाते थे, पैसे बनाए जाते थे। किसके? CuAg और AU के, इनके कॉइन बनाए जाते थे। अच्छा इनका कॉन्फ़िगरेशन देखो। अगर मैं इनका जर्नल कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता दो बेटा। जर्नल कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका n-1 D10 होता है, और ns में इसमें हमेशा कितने रहते हैं? 1। जैसे कॉपर की बात करो तो कॉपर क्या हो जाएगा बेटा? 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन स्टेबिलिटी की वजह से कितना हो जाता है बेटा? 3d10 4s1 हो जाता है। अगर Ag की बात करूँ तो ये 4d10 5s1 हो जाता है, और AU की बात करूँ तो ये कितना हो जाता है? 5d10 6s1 हो जाता है। तो ये क्या है बेटा? कॉइनेज मेटल के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी, वो बात मैंने कर ली। अगला क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। ये बोर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट।
डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। भाई आल्सो नोन है ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, वाई, सबसे बड़ा सवाल वाई। एनसीईआरटी में आपको एक घटिया सा रीजन दे रखा है ना, घटिया तो नहीं बोलेंगे, तो एनसीईआरटी को घटिया नहीं, घटिया नहीं। एनसीईआरटी भाई अपने सारे सिलेक्शन कराने में एनसीईआरटी ही अपने योगदान देती है ना, तो मेरे मुंह से निकल गई वो वापस ले पाऊँगा। सुनो मेरी बात, एनसीईआरटी में बोल रखा है इसको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पी और एस के बीच पाया जाता है और ब्रिज का काम करता है, इसको इसलिए ट्रांजिशन बोलते हैं। अच्छा अब मैं बोलता हूँ बेटा एनसीईआरटी वालों से, अगर मैं ब्रिज का काम बोलते हो तो फिर जेड एन सी डी एच जी ने क्या गलती करी? याद करो मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला था जेड एन सी डी एच जी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जेड एन सी डी एच जी और 112 गलती हो गई, 112 ही समझ लो ना, 112 भी होता है। तो जेड एन सी डी एच जी और 112 ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो आप बोलोगे सर ब्रिज की एक सीढ़ी तोड़ी होगी, है ना? अरे ब्रिज तो वहीं से शुरुआत होता है मेरे बेटा, ब्रिज तो वहीं से शुरुआत होता है ना? एक सीढ़ी तोड़ देंगे तो ब्रिज कैसे कंप्लीट होगा? तो एनसीईआरटी ने ब्रिज दे रखा है, अगर आपको स्टेटमेंट में सिर्फ वही मिलता है तो आंसर वो भी सही होगा। अगर स्टेटमेंट में आंसर कुछ मिलता ही नहीं है, जो अपन ने लिखा है उनमें से कोई भी आंसर नहीं मिलता, फिर तो ब्रिज वाला लगाना ही पड़ेगा, उसके पास अलावा तो अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वाई, है ना? वाई वाई डब्ल्यू एच वाई 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 डब्ल्यू एच वाई। तो ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके लास्ट टू शेल, बेटा शेल की बात कर रहा हूँ, सब शेल की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकम्प्लीट। तो लास्ट टू शेल इनकम्प्लीट मतलब एक तो n-1d और एक ns, ये दोनों शेल क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। आओ देखते हैं। अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो कॉपर में क्या होता है बेटा? 3d10 और 4s1 होता ही नहीं होता, 3d10 4s1। अच्छा लेकिन एक बात और ऐड कर लेना था, लास्ट टू शेल कंप्लीट होते हैं चाहे वो उसकी आयन फॉर्म हो, चाहे क्या हो उसकी एटम फॉर्म, है ना? चाहे उसकी आयन फॉर्म हो या एटम फॉर्म हो। अभी देखो ये इसकी एटम फॉर्म है ना, इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इसकी एटम फॉर्म है। इसकी एटम फॉर्म में 3d पूरा फुलफिल है, मतलब d पूरा फुलफिल है, मतलब 3 वाला ये शेल, 3 शेल तो क्या है? 3 शेल तो फुल है और 4 वाला खाली है, लेकिन लास्ट 2 नहीं है ना। अगर मैं कॉपर +1 की बात करूँ तो कॉपर +1 में क्या हो जा रहा है? 3d10 4s0। अभी भी d वाला पूरा भरा हुआ है, d वाला से मतलब है 3 वाला पूरा भरा हुआ है ना। इधर देखो बेटा, d है ना सब शेल है, d क्या है? सब शेल है। 3 वाला शेल पूरा भरा हुआ है, क्या 3 वाला शेल फुलफिल है? तो मैं बोल रहा हूँ उसमें 3 वाला शेल फुलफिल है, तो मैंने कोई बात नहीं मिली। कॉपर का +2 भी तो बनता है साथ, तो कॉपर का +2 भी बनता है, तो कॉपर का +2 भी बना लिया और मैंने क्या कर दिया? 3d9, और जैसे 3d9 4s0 कर दिया, ये शेल भी इनकम्प्लीट, ये शेल भी इनकम्प्लीट। इससे ये साबित हो गया कि कॉपर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। कॉपर क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट वह एलिमेंट होता है जिसके लास्ट 2 शेल क्या हो? इनकम्प्लीट हो। लास्ट 2 शेल इनकम्प्लीट का मतलब चाहे आयनिक फॉर्म में हो चाहे उसकी एटम फॉर्म में हो, कैसे भी करके अपन को लास्ट 2 शेल क्या करने हैं? इनकम्प्लीट करने हैं। आई बात समझ? लास्ट 2 शेल इनकम्प्लीट, आई बात समझ? और अगर आगे देखें थोड़ा सा और आगे देखें तो अपन के दुनिया में एक चीज़ और आती है अपनी ज़िंदगी में, एक चीज़ और आती है, वो होता है Zn, वो होता है Zn। और Zn की बात करता हूँ तो Zn होता है बेटा 3d10 और 4s2, 3d10 4s2। तो अपन बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर ये एटम में कोई दिक्कत नहीं है, एटम है अपन के एटम में भी तो पहले भी तो फुलफिल थे, तो इसने क्या गलती करी? कोई बात नहीं, इसका आयन भी बना लो सर। तो ठीक है, मैंने बोला सर Zn का आयन बना दे Zn+2, और Zn+2 बनाते 3d10 4s0, 3 वाला तो अभी भी फुलफिल है। बच्चे बोलते सर एक और आयन बना लो, ले बेटा Zn3+3 ले ले Zn+3 ले ना, Zn+3। और Zn+3 जैसे ही लिया, यहाँ पर चमत्कार हो गया, Zn+3 कभी भी बनता ही नहीं है। यहाँ क्या हो गया बेटा? चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हो गया? Zn+3 तो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ZnCdHg 112 जिसको बोलते हैं Cn, ओनली एक प्रकार की OH शो करते हैं, वो क्या होता है? +2 के अलावा ये किसी भी प्रकार की OH शो नहीं करते। और ये सारे के सारे ट्रांजिशन नहीं है, ये सारे के सारे ट्रांजिशन नहीं है। अगर मैं बात करूँ भैया डी ब्लॉक, मैं बात करूँ कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कितने होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट तो 40 होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 40 कैसे होते हैं साहब, मेरे को बता दो। इसमें सीरीज होती है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। 6D सीरीज का मतलब क्या है बेटा? 6D सीरीज का मतलब है 7th पीरियड, है ना? मैंने आपको बताया था इसमें क्या करना होता है, डी में एक पीरियड का एक कम करना होता है और एफ में पीरियड का 2 कम करना होता है, मतलब 7 पीरियड का। 3D सीरीज में कितने एलिमेंट? 10 एलिमेंट। इसमें कितने? 10। इसमें कितने? 10। इसमें कितने? 10। तो डी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट? 40 एलिमेंट। ये बात थी, डी ब्लॉक में कितने? 40 एलिमेंट। अगर मैं तुमसे पूछूं ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हैं,
मैं तुमसे पूछूं कि भाई साहब मेरे को ट्रांजिशन एलिमेंट बता दो, तो ट्रांजिशन एलिमेंट बताओगे तो कितने बताओगे? जेड सी डी एच जी और सी एन को छोड़ के कितने निकाल दोगे? 4। तो कितने बचे? 36। अगर तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे पीरियोडिक टेबल में कितने ट्रांजिशन एलिमेंट, तो कितने? 36। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? ये बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। जो लिखा होगा अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और पीछे देखते हैं। आज पूरा करा के बैठेंगे इसको, टेंशन मत लो। एक ही नहीं एफ भी करा के भेजेंगे आज। अच्छा हाँ, अगर मैं पूछूं डी ब्लॉक का, समझ लो बेटा, अगर मैं पूछूं डी ब्लॉक का पीरियड क्या है, डी ब्लॉक का पीरियड क्या है, तो आप बोलोगे सर डी ब्लॉक का जो पीरियड है ना वो पीरियड शुरू होता है थर्ड पीरियड से। थर्ड से शुरू होता है, फोर्थ से शुरू होता है? अरे थर्ड से शुरू होता है, फोर्थ से शुरू होता है बेटा, फोर्थ से शुरू होता है। 3D होता है, और 3D कौन सा पीरियड होता है? 4। तो आप बोलोगे सर 4 to 7 होता है। बेटा बहुत बढ़िया, क्या बात है, इंटेलिजेंट। मैं बोलूँ सर डी ब्लॉक का ग्रुप बता दो बेटा, मेरे को मजा आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ डी ब्लॉक का ग्रुप बता दो, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है, डी ब्लॉक का ग्रुप, डी ब्लॉक का ग्रुप 3 से 12। तो बोलूँगा वाह वाह मेरे बच्चे क्या हुआ। अगर मैं पूछूँ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप, तो आप क्या बोलोगे बेटा? सर एक ही तो बात है, डी ब्लॉक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन डी ब्लॉक, दोनों भाई भाई बड़ी कान के नहीं। इधर देखो, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूँ मैं तो कहाँ से कहाँ तक? 3 to 11, 3 to 11 बेटा। 12th वाला जो है वो कौन है? जेड सी डी एच जी और सी एन, ये ट्रांजिशन ही नहीं है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के ग्रुप की बात करूँ तो कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेके 12 तक है ना बेटा, 3 से लेके 11 तक, 3 से लेके 12 तक मत बोल देना ना, 3 से लेके 12 तक बोलोगे तो बेटा कांड हो जाएगा है ना, और कांड में मैं तुम्हारा साथ बोलो भाई नहीं दूंगा है ना, कांड में तुम्हारा साथ मैं नहीं दूंगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूँ तो कहाँ से कहाँ तक, और ट्रांजिशन इसकी। अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक चीज अपन निकालेंगे यहाँ से, इसका मतलब है इससे एक चीज निकालेंगे, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है सब डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, हाँ क्या ना? लेकिन ऑल डी ब्लॉक आर नॉट ट्रांजिशन, क्या बात सही है? अरे हाँ क्या ना? मैं बोल रहा हूँ जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है ना सब डी ब्लॉक में पड़े हुए हैं, सब डी ब्लॉक में पड़ा हुआ है। लेकिन जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना सब ट्रांजिशन नहीं है ना? जरूरी नहीं है डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट क्या हो? ट्रांजिशन हो। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, अगर मैं सीरीज की बात करूँ बेटा, इसमें कौन कौन सी सीरीज पाई जाती है? तो इसमें सीरीज पाई जाती है बेटा 3D सीरीज, 3D, 4D, 5D और 6D। SCYLSE, SCYLSE ये वाली सीरीज पाई जाती है। पर एक बात और यहीं बता रहा हूँ, SCYLSE ये ओनली एक ही प्रकार की OS शो करते हैं, जबकि डी ब्लॉक की जो नेचर होता है वो क्या होता है? डी ब्लॉक का नेचर होता है कि वेरिएबल OS शो करते हैं। लेकिन SCYLSE और ZNCDHG आगे पढ़ाऊंगा, ये ZNCDHG और कौन 112 है ना, और कौन 112 ये भी एक ही टाइप की OS शो करते हैं, वो है +2। मतलब हर सीरीज का, एवरी सीरीज का पहला एंड लास्ट एलिमेंट वेरिएबल OS शो नहीं करते, वेरिएबल OS शो नहीं करते है ना। तो अगर मैं बात करूँ SCYLSE, तो SCYLSE पहले सीरीज के नंबर है और ZNCDHG लास्ट के नंबर है। ठीक है, आई बात समझ में? और अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूँ वो है मेरा साइज।
साइज 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 अगर साइज की बात करूँ मैं, साइज की बात करूँ तो स्कैंडियम। अच्छा एक बार बताओ, तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? बोलो बेटा साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों होता है साइज? क्योंकि जेड इफेक्ट क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। जेड इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है। कल 11 का टॉपिक आएगा, अगर 11 का टॉपिक कल आएगा या आज कल ही आएगा शायद, है ना, कल 11 का पीरियोडिक टेबल का एक टॉपिक आएगा, इसमें जेड इफेक्ट पढ़ाऊंगा। जिसको जेड इफेक्ट पढ़ना हो आके कल वीडियो देख लेना, 12th वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ ना, तो जेड इफेक्ट कल पढ़ाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ अगर साइज का क्रम करूँ तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम और आगे मैग्नीज, आयरन, फेकोनी, सीयू और जेड हो गए पूरे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, अरे हो गए क्या है, ठीक है 10 हो गए। तो मैं बोलता हूँ इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर साइज क्या होता है बेटा? घटते जाता है। लेकिन 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 फेकोनी का साइज क्या रहता है? ऑलमोस्ट सेम रहता है, और फिर वापस साइज क्या होने लग जाता है? बढ़ने लग जाता है। ये साइज का ऑर्डर होता है, ये साइज का ऑर्डर होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, एक चीज देखते हैं, एक चीज देखते हैं। देखो देखो क्या चादर ओढ़े, यहाँ पर क्या था? साइज डिक्रीज, यहाँ क्या था? साइज सेम ऑलमोस्ट, और यहाँ क्या था? साइज इंक्रीज। यही बात थी। अगर देखो, अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं, क्या मैं पूछता हूँ तुमसे फेकोनी साइज सेम, कोई दिक्कत वाली नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ बेटा इसका साइज बता दो, Fe+2, कोबाल्ट +2 और निकल +2, अगर मैं इतना साइज पूछूँ, इतना साइज पूछूँ तो क्या होगा? अरे बोलो तो लो बताओ, अगर मैं इसका साइज पूछूँ तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? होना होगा जो होगा। अरे बताओ, अरे बोलो मुन्ना, क्या मुन्ना, बोल बेटा। इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं डाइवेलेंट लेता हूँ, किसी भी चीज़ का डाइवेलेंट लेता हूँ ना, तो बेटा ये रूल यहाँ पर फेल हो जाएगा। कौन सा? फेकोनी वाला रूल फेल हो जाएगा। फिर पता क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाने पर साइड डिक्रीज ही होगा। मतलब Fe का सबसे बड़ा, फिर कोबाल्ट का सबसे छोटा, किसका? निकल का। तो मैं लिख सकता हूँ एक लाइन, इन 3D, ये 3D सीरीज है ना बेटा, इन 3D डाइवेलेंट। बेटा डाइवेलेंट आयन क्या होते हैं? डाइवेलेंट आयन होता है कोई भी मेटल या कोई भी आयन उसके ऊपर +2। इन 3D डाइवेलेंट आयन लेफ्ट टू राइट साइज रेगुलर डिक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होगा बेटा? रेगुलरली डिक्रीज होगा। ये बात ध्यान से याद रखना बेटा। फेकोनी का साइज सेम है, इसका साइज सेम मत कर देना मेरे बच्चों, इसका साइज सेम नहीं होता है, नहीं होता है क्या? इनका साइज सेम नहीं होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये आपको आया होगा। लेकिन एक चीज़ और होती है, एक घटना और होती है साइज के साथ, वो देखते हैं। एक घटना जो घटी थी, देखो मैं बोलता हूँ SCYLASE, ये है 3D, ये है 4D और ये है 5D। चलो इसको नोट करो, SCYLA की बात करूँ तो यहाँ पर टाइटेनियम होगा, यहाँ पर जर्कोनियम होगा, यहाँ पर आफ्नियम होगा, और यहाँ पर क्या आएगा? LN मतलब लेंथेनोइड आएंगे। लेंथेनोइड कितने एलिमेंट आएंगे बेटा? 14। और 14 एलिमेंट आने की वजह से यहाँ पर क्या होगा? पुअर, बोलो भाई पुअर, F इलेक्ट्रॉन्स यानी F शील्डिंग इफेक्ट। गंदा का F शील्डिंग इफेक्ट होता है। F शील्डिंग इफेक्ट अपन कल पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे बेटा? पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, अगर मैं बात करूँ किसी भी ग्रुप की बात करूँ तो ऊपर से नीचे जाने पर, किसी भी अगर पीरियोडिक टेबल में बात करूँ, नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में बात करूँ तो अप टू डाउन जाने पर क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। साइज क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल डिक्रीज होते हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल डिक्रीज होंगे वैसे वैसे साइज बढ़ेगा।
तो इसमें भी नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ है 3D से 4D, ये 3D से 4D साइज इंक्रीज होना चाहिए, 3D से 4D साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा। लेकिन 4D से 5D तक, 4D से 5D तक साइज लगभग लगभग क्या हो जाता है, समान हो जाता है। क्या होता है, लगभग लगभग सेम हो जाता है। क्यों हो जाता है लगभग लगभग सेम? अगर तो तुमसे कोई पूछे लगभग लगभग सेम क्यों हो रहा है, तो क्या है बेटा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। या तो आप लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो, या एफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट है ना, एफ पुअर इफेक्ट है ना, एफ इलेक्ट्रॉन के पुअर इफेक्ट बोल सकते हैं, एफ इलेक्ट्रॉन पुअर इफेक्ट। ठीक है, दोनों में तो कुछ भी बोलो, बात बिल्कुल सही है। देखो ये वाली जो सीरीज है ना, ये लेंथेनॉइड से इधर की तरफ है, तो इसको बोलेंगे प्री लेंथेनॉइड। क्या बोलेंगे, प्री लेंथेनॉइड। और ये क्या है, पोस्ट लेंथेनॉइड। तो प्री लेंथेनॉइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं एस सी वाई एल ए की साइज की बात करूँ ना, अगर मैं एस सी वाई एल ए की साथ करूँ तो एस सी फिर वाई और सबसे बड़ा एल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली। ये प्री लेंथेनॉइड है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लगा। लेकिन लेंथेनॉइड के बाहर जैसे ही आऊंगा ना बेटा, तो टाइटेनियम की सबसे छोटी, फिर जिरकोनियम और हाफनियम की लगभग लगभग सेम, जिरकोनियम और हाफनियम की लगभग लगभग सेम, लगभग लगभग सेम, लगभग लगभग। इधर देखो और देखो, अरे आ रहा है समझ में? थोड़ा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा धीरे करो, थोड़ा धीरे। टक टक वाली स्लाइड नहीं है ना अपने पास, है ठीक है। इधर देखो, हाँ ये वाला समझ में आया। जैसे कि फेकोनी के साथ मैंने क्या बोला था भाई, फेकोनी के साथ मैंने क्या बोला था भाई, सर फेकोनी है ना, उसका साइज लगभग लगभग क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन जैसे ही मैं फेकोनी के साथ बाईवेलेंट चार्ज ले लेता हूँ, यानी कि +2 लगा लेता हूँ, तो चार्ज क्या होगा बेटा, मतलब साइज क्या होगा, सेम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं जेड और HF की बात करता हूँ, तो उसका साइज भी सेम है। लेकिन ZR और HF में अगर मैं सेम चार्ज लगाता हूँ ना, दोनों पे +2 लगाता हूँ ना, तो +2 लगाने पर उसका साइज सेम होगा। इसकी तरह कंडीशन नहीं होगी, इसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन मेरा अलग अलग है। और अगर इवन में +4 भी लगाऊंगा ना, तब भी क्या होगी, दोनों की साइज सेम होगी। हाँ, इनकी साइज डिफरेंट कहाँ हो सकती है, इनकी साइज डिफरेंट जब हो सकती है जब मैंने ZR +2 ले लिया और HF क्या ले लिया, +4। अगर चार्ज ही मैंने अलग अलग ले लिए तो साइज अलग अलग हो जाएगी, तो साइज क्या हो जाएगी बेटा, अलग अलग हो जाएगी। ZR HF कहाँ तक अपनी दोस्ती निभाएंगे, जब तक चार्ज सेम है। जब तक चार्ज सेम है इनकी साइज भी सेम रहेगी, जब तक चार्ज नहीं है इनकी साइज भी सेम रहेगी। जब चार्ज डिफरेंट होगा तभी इनकी साइज क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। देख लो मैं लिखो फटाफट। अगला टॉपिक है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी के साइज समझ में आई। साइज में इससे बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आया था, देख लेना पिछले 10 साल। एक ब्लॉक का साइज अलग रहता है, बस वो एक ब्लॉक का पूछ सकता है, बाकी तो यही क्वेश्चन साइज। आई अगर मैं आई की बात करूँ, आई क्या होती है बेटा, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/, साइज के। ये छोटी मोटी बात सबको पता है। साइज बढ़ेगा तो आई घटेगी तो साइज बढ़ेगा, वही चीज़ एक साथ लिख लेना। क्या होता है आई, आइसोलेटेड गैसीय एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, आई। क्या हो गया, कौन सी प्रोसेस है बेटा, पूरी आई प्रोसेस। क्या आई है ना, आई प्रोसेस है ना, एब्जॉर्ब होती है बेटा इसमें एनर्जी, है ना। एब्जॉर्ब मतलब अपन ने देनी पड़ती है, ठीक है, निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास कॉपर और जिंक है, समझना, अगर मेरे पास कॉपर और जिंक है तो कॉपर और जिंक में से किसकी आई सेम होगी। अगर मैं साइज की बात करूँ, इधर देखना, अगर मैं साइज की बात करूँ तो साइज Zn का ज़्यादा होता है कॉपर से। अभी अपन ने देखा था लास्ट में साइज इंक्रीज होता है। साइज की बात करूँ तो क्या ज़्यादा होता है बेटा, जिंक का साइज ज़्यादा होता है किससे, कॉपर से। और आई क्या होती है, बराबर साइज, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कॉपर की आई ज़्यादा होनी चाहिए Zn से। यही तो बोलना है भाई, Zn का साइज ज़्यादा है तो आई कब होनी चाहिए, देखते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या,
इसका मतलब अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ ये होता है 3D10 4s1 और ये होता है 3D10 4s2। आप इस कंडीशन में देखोगे ना तो Zn की IE किससे ज़्यादा होगी? कॉपर से ज़्यादा होगी। Zn की IE कॉपर से ज़्यादा होगी। समझना बेटा, Zn की IE किससे ज़्यादा होगी? कॉपर से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि IE का फैक्टर ओनली साइज पे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। किस पे भी डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। जब मैंने कॉपर को एटम के रूप में लिया और Zn को एटम के रूप में लिया तो मैंने देखा कि कॉपर के लास्ट शेल मतलब 4s क्या है? इनकम्प्लीट। क्या है? इनकम्प्लीट। लेकिन जो Zn का है ना, ये क्या है बेटा? कंप्लीट। और Zn का कंप्लीट होने की वजह से, ये फुलफिल होने की वजह से मेरे को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और जितनी ज़्यादा मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी ज़्यादा इसकी IE होगी। हाँ कि ना? अगर मैं स्टेबल की बात करूँ तो ये स्टेबल है कि वो स्टेबल है? कि साहब ये स्टेबल है, और जो स्टेबल होगा वो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से देगा। इसका मतलब Zn की क्या होगी बेटा? IE ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू कॉपर। Zn का साइज ज़्यादा है, देख लो, फिर भी Zn की IE भी ज़्यादा है ना। तो IE के क्वेश्चन ओनली बेटा साइज से नहीं होते हैं, एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी भी देख लेना, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो। बेटा एक चीज होता नहीं है, लेकिन एक अज्यूम करो कि कॉपर +1 और Zn+1, Zn हमेशा +2 शो करता है, मैं बस अज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ। कॉपर +1 और Zn+1 लेते हैं, और कॉपर +1 लेते हैं तो मेरे पास क्या मिल जाता है? 3D10 और 4s0 मिल जाता है, और Zn में क्या मिल जाता है? 3D10 4s1 मिल जाता है। अब इस कंडीशन में कौन मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देगा? भाई साहब कॉपर वाला इस बार क्या हो गया? फुलफिल्ड हो गया। कॉपर वाला क्या हो गया? फुलफिल्ड हो गया। और फुलफिल्ड क्या होता है? स्टेबल होता है, और स्टेबल की जो IE होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इस बार कौन देगा इलेक्ट्रॉन मुश्किल से? ये देगा, तो IE किसकी ज़्यादा होगी? बट अज्यूम क्या है ना, बनता नहीं है, वो तो फिर कमेंट करोगे ऐसा नहीं बता दें कैसे बना है। अज्यूम क्या है, ठीक है? चलो बेटा, एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में, जो मैंने अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कौन से क्वेश्चन? विच एलिमेंट, विच क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज हैव मैक्सिमम I3। मैक्सिमम I3 किसकी होगी ना? ऑप्शन है बेरिलियम, एक तो लिखते हैं बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। बेटा IE3 का मतलब क्या है? देखो बेटा, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक बार समझो। IE3 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तीसरा निकालना है, तीसरा निकालना है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तीसरा निकालना है। इसका मतलब जितने भी मेटल है ना, सब पे ऑलरेडी कितना चार्ज है? M+2 चार्ज है, और M+2 से मेरे को क्या बनाना है? M+3, है ना? तो IE+3, अगर वो I2 बोलता ना तो I2 का मतलब था कि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, मेरे को दूसरा निकालना है। अगर I4 बोलता तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, मेरे को चौथा निकालना है, मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना होता? M+3, है ना? तो मेरे पास है विच एलिमेंट है वो मैक्सिमम I3 मतलब तुम खुद ही सोच लो कि इस पे चार्ज कितना होगा? +2। वो देगा नहीं, तुम्हें खुद ना सोचना है कि इस पे चार्ज कितना होगा? +2। और +2 के बाद बेरिलियम क्या होता है? 3D3 बचा होगा, 4s2 0 हो गया होगा। क्रोमियम की बात करो तो 3D क्या बचा होगा बेटा? 4 बचा होगा, 4s 0 हो गया होगा। Mn की बात करो तो 3D 5 होगा, 4s 0 हो चुका होगा, और ये बचा होगा 3D 6 और 4s 0। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनके कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही होंगे। तो अब मेरे को बताना है कौन सा स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसी को अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर Mn क्या है? हाफ फील्ड है, और Mn का अगर मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, Mn का अगर मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मेरे को एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब I3 मैक्सिमम किसकी होगी बेटा? Mn की। I3 मैक्सिमम किसकी होगी? Mn की होगी। ये बात आई समझ में? ये बात आई समझ में? तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं।
एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। I2 की बात करते हैं, I2 की बात करते हैं, ऑप्शन भी यही है। करो फटाफट, 1 मिनट है। I2 की बात करते हैं, ऑप्शन भी वही है। I2 का मतलब इसमें +1 चार्ज पहले से है। देखो बेटा, अगर I2 की बात करो तो मतलब यहाँ पर जो बेरिलियम होगा किसमें होगा +1 में, क्रोमियम होगा किसमें होगा +1 में, Mn होगा वो किसमें होगा +1 में, और 4 आयरन होगा वो भी किसमें होगा +1 में, है ना बेटा। अब यूँ मत करना सब बनता नहीं है, नहीं करता वो नहीं करता, मैं तो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बस, है ना। अगर बेरिलियम की बात करो तो कितना हो जाएगा बेटा 3d3 4s1। अगर कॉपर की क्रोमियम की बात करो तो क्या हो जाएगा 3d5 4s0। अगर Mn की बात करो तो कितना हो जाएगा 3d5 4s1। और आयरन की बात करो तो कितना हो जाएगा, सही है, अरे बात 3d6 4s1, 3d6 4s1 और 3d6 4s1 हो जाएगा। तो अब मैं देखूंगा मेरे को I2 मतलब अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं देखता हूँ किसको एनर्जी देनी पड़ेगी, किसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि कौन स्टेबल है, कौन स्टेबल है। तो मेरे को देखते पता पड़ता है कि क्रोमियम क्या है, हाफ फील्ड है, और क्रोमियम हाफ फील्ड है तो ये स्टेबल है, और ये स्टेबल होने की वजह से इसकी I2 सबसे ज़्यादा होगी। तो I2 सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। चलो एक और क्वेश्चन, इसी यही ऑप्शन है। अब मेरे को निकालना है I4 मैक्सिमम किसकी होगी, निकाल के देखो। क्वेश्चन सेम, ऑप्शन सेम, I4 मैक्सिमम किसकी होगी। अगर मैं I4 की बात करूँ, I4 के मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, मतलब बेरिलियम +3 होगा, क्रोमियम +3 होगा, Mn +3 होगा, और आयरन भी क्या होगा +3 होगा। तो बेरिलियम +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यानी कि 3d2 5, हाँ 3d2। ये क्या होगा 3d3, ये क्या होगा 3d4, और ये क्या होगा इस बार 3d5। तो स्टेबल कौन है बेटा, आयरन +3 क्या है बेटा, स्टेबल है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन देने में कौन सबसे ज़्यादा टकराएगा, Fe+3। तो इसका क्या होगा आंसर, Fe+3 है ना बेटा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आई के अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब आई का एक कंसेप्ट और है, वो देखो। आई का एक कंसेप्ट और है, वो देखो। देखो समझना बेटा, वही देखते हैं। SCYLS टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम और बेटा मान लो कोई भी एलिमेंट था X, ठीक है। ये 3D, ये 4D, ये 5D और ये 6D। इधर तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इधर तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो ऊपर से नीचे जाऊंगा तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने के साथ साथ आई घटेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई घटेगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, ऊपर से नीचे जाऊंगा तो साइज बढ़ेगी। साइज बढ़ती है क्या बेटा, साइज सेम भी तो जाती है, साइज सेम भी हो जाती है। तो मैं बोलूँगा इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी 5D की, उससे कम किसकी होगी 4D। होनी किसकी आनी चाहिए, होनी ज़्यादा किसकी चाहिए थी, होनी ज़्यादा किसकी चाहिए थी
होनी चाहिए थी बेटा किसकी ज़्यादा, 4D की ज़्यादा होनी चाहिए थी 5D से, लेकिन 5D की ज़्यादा होती है 4D से। क्या रीजन इसका, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये याद रखना, ये याद रखना। अगला वो टॉपिक है बेटा एलॉय प्रॉपर्टी। अगर मैं एलॉय प्रॉपर्टी की बात करूं तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट रेडियली फ्रॉम एलॉय, है ना, आराम से एलॉय बनाते हैं। एलॉय मतलब क्या होता है, सबसे पहले सुनो, एलॉय मतलब होता है मेरे पास कोई एक मटेरियल है ना, कोई मटेरियल है ना, कोई मटेरियल है, उसमें M1 प्लस M2 प्लस M3 बहुत सारी मेटल मिलके एक मटेरियल बनाया, है ना, बहुत सारी मेटल ने मिलके एक मटेरियल बनाया। इसका मतलब ये क्या है, मेटल ऑफ मिक्सचर, है ना, मिक्सचर ऑफ मेटल। तो मैं लिख बोलता हूँ ये मिक्सचर ऑफ मेटल, है ना, मिक्सचर ऑफ मेटल। तो मिक्सचर ऑफ मेटल को क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। मिक्सचर ऑफ मेटल को एलॉय बोलते हैं। डी ब्लॉक वाले है ना जो एलॉय प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है बेटा, ये रीजन इंपॉर्टेंट है कि जो डी ब्लॉक वाले होते हैं वो एलॉय प्रॉपर्टी शो करते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो एलॉय प्रॉपर्टी शो करते हैं। वाई, क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स का जो साइज होता है, इनके जो एलिमेंट का साइज होता है, वो साइज का जो डिफरेंस होता है, जो साइज का जो डिफरेंस होता है वो लेस देन 15% होता है, लेस देन 15% होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ इनके जो एलिमेंट के साइज का डिफरेंस है वो कितना होता है बेटा, लेस देन 15%, 15% से भी कम होता है। और 15% से भी कम होने की वजह से, 15% से भी कम होने की वजह से ये कौन से शो करते हैं प्रॉपर्टी, एलॉय प्रॉपर्टी शो करते हैं। कुछ एलॉय है जिसके नाम मैं आपको लिखा रहा हूँ और ये नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से एलॉय है, इंपॉर्टेंट एलॉय है। जैसे कि मान लो मैंने ब्रास की बात करी, अगर ब्रास की बात करें तो क्या होता है, CuZn, बेटा ये याद कर लेना। अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूँ, ऐसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा नीट में, Cu प्लस Sn। अगर मैं जर्मन सिल्वर की बात करूँ, सिर्फ नाम ही सिल्वर, बेटा इसमें कोई सिल्वर एलॉय नहीं है, Cu प्लस Zn प्लस निकल। और अगर मैं 24 कैरेट गोल्ड की बात करूँ, 24 कैरेट गोल्ड की बात करूँ तो ओनली क्या होगा, प्योर Au, है ना, Au के अलावा कुछ नहीं होगा। और 20 कैरेट गोल्ड की बात करूँ, 20 कैरेट गोल्ड की बात करूँ तो Au के अलावा कॉपर या चांदी मिक्स करके देते हैं, है ना, ठीक है, कॉपर या चांदी मिक्स करके देते हैं। ये देखो एक चीज और आती है बेटा जो होती है अमलगम। क्या होती है, अमलगम। तो अगला छोटा सा टॉपिक है अमलगम। अमलगम क्या होता है, कोई भी मेटल के साथ जब मैं मर्क्यूरी डालता हूँ तो इसका जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी कहलाती है, अमलगम। मतलब मैं तो बोल सकता हूँ कि जो मर्क्यूरी होती है ना वो किसी भी मेटल को खा सकती है। मर्क्यूरी क्या होती है, किसी भी मेटल को खा सकती है। तो आप बोलोगे सर आप फेंक रहे हो, आप बहुत फेंक रहे हैं ना, ओ भाई, और सॉरी, है ना, फेंक रहे हो, ठीक है। तो आप बोलते हो कि आप क्या हो रहे हो बेटा, फेंक रहे हो, सर आप फेंक रहे हो। बेटा मैं फेंक रहा नहीं। तो बच्चे बोलेंगे बेटा सर फेंको नहीं, सर फेंको नहीं, सर फेंको नहीं, सर फेंको नहीं। तो मैं बोलता हूँ सर फेंको नहीं के साथ Hg अमलगम नहीं बनाती बेटा। Hg सब मेटल के साथ अमलगम बना सकती है, फेंकोनी के अलावा। इसके अलावा फेंकोनी के अलावा, आई बात समझ, है ना, फेंकोनी के अलावा सबके साथ अमलगम बना सकती है। क्लियर है भाई बात? ओके, उतारो उसको, उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो, पानी पी के आता हूँ।
एक तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, देखिए जेई मेंस का क्वेश्चन था, जेई मेंस का क्वेश्चन था कि तो स्टील होता है या विच नॉन मेटल इज प्रेजेंट इन स्टील, कौन सा नॉन मेटल स्टील में प्रेजेंट होता है। तो जब मैं स्टील लिखता हूँ तो स्टील याद रखना बेटा, स्टील में क्या होता है, आयरन होता है, आयरन के बाद क्रोमियम होता है, मोलिब्डेनम होता है, टंगस्टन होता है ना, बहुत कुछ होता है, जैसे एमएन हो गया, भी हो गया। लेकिन एक ही नॉन मेटल होता है, वो नॉन मेटल कौन सा होता है, कार्बन। कौन सा नॉन मेटल होता है, कार्बन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बेटा कार्बन। ये स्टार लगाना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है ऐसे कैसे नहीं। विच नॉन मेटल प्रेजेंट इन स्टील, कौन सा है, कार्बन। अगला है बेटा क्वेश्चन, विच पेयर फॉर्म एलॉय। आपको बताना है कौन सा पेयर एलॉय बनाता है। बताओ विच पेयर फॉर्म एलॉय। 1 मिनट टाइम करो, सोचो। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मैं एलॉय देखते ही एक चीज समझ जाऊंगा, एलॉय मतलब मेटल प्लस मेटल, और वो मेटल होने चाहिए डी ब्लॉक के, बात खत्म। यही एलॉय बस, मेटल प्लस मेटल एस ब्लॉक, एलॉय नहीं। मेटल और नॉन मेटल एलॉय हो ही नहीं सकते। मेटल प्लस डी ब्लॉक, लेकिन फेकोनी रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, एचजी के साथ, तो एलॉय ही नहीं बनेगा। तो आंसर क्या है, सी और जेड। मेटल प्लस मेटल डी ब्लॉक अलॉय, मेटल प्लस मेटल डी ब्लॉक अलॉय, फेकोनी एचजी को छोड़ के, फेकोनी एचजी को छोड़ के। अगर आपको ये बात याद है तो तुम्हें कोई से भी अलॉय आप पहचान सकते हो। क्या बोला बेटा, मेटल प्लस मेटल डी ब्लॉक अलॉय, फेकोनी एचजी को छोड़ के बात करें। जब हमको एलॉय प्रॉपर्टी समझ में आई, एलॉय प्रॉपर्टी समझ में आई, तो अगली प्रॉपर्टी है बेटा कैटेलिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक शो कैटेलिक प्रॉपर्टी बाय डी ब्लॉक शो कैटेलिक प्रॉपर्टी वाई, डी ब्लॉक शो कैटेलिक प्रॉपर्टी वाई। इसके बाद दो रीजन है। पहला रीजन तो वेरिएबल ओएस, वेरिएबल ओएस मतलब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, और दूसरा क्या है बेटा, वेरिएबल ओएस के साथ साथ दूसरा है फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल सरफेस। बेटा वेरिएबल ओएस तो आपको पता ही है,
डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल वो शो करते हैं। फ्री सरफेस ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने निकल पीडीपीटी, निकल पीडीपीटी में से कोई ले लिया, निकल ले लिया, निकल की सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जब यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड होता है ना बेटा, जब डबल बॉन्ड होता है और मेरे को इसमें क्या जोड़ना पड़ता है, हाइड्रोजन जोड़ना पड़ता है, तो इसकी सरफेस पे हाइड्रोजन आके एक्टिव हो जाते हैं। और हाइड्रोजन आके एक्टिव हो जाते हैं तो ये बॉन्ड तोड़ते हैं, और ये बॉन्ड तोड़ते हैं तो आराम से कर लेते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देते हैं ना, सिंगल बॉन्ड में चेंज करते हैं ना। तो फ्री सरफेस होती है किसकी, मेटल की फ्री सरफेस, इलेक्ट्रॉन की फ्री सरफेस होती है और वेरिएबल OH शो करता है। इसलिए डी ब्लॉक क्या करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कुछ कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो नीट 2026 में क्वेश्चन भी आया है, कुछ कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक के नाम आए हैं, तो अपन देख लेते हैं वो नाम, कुछ कैटालिस्ट के नाम देख लेते हैं। कुछ कैटालिस्ट के नाम देख लेते हैं बेटा, जैसे हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस किसका फॉर्मेशन होता है, NH3 फॉर्मेशन, NH3 फॉर्मेशन होता है, और जिसमें क्या यूज होता है, आयरन यूज होता है। इसी तरीके से अगर दूसरी बात करूँ, पहली बात है, दूसरी बात करूँ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, H2SO4 का फॉर्मेशन होता है, H2SO4 का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें जो कैटालिस्ट यूज आता है वो होता है B2O5। अगली बात करूँ थर्ड, तो वो होता है बेटा ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो होता है उसमें HNO3 का फॉर्मेशन होता है, तो HNO3 का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो कैटालिस्ट यूज होता है वो होता है PT। इसी तरीके से अगर डेकोन की बात करूँ, किसकी, डेकोन की बात करूँ, डेकोन प्रोसेस की बात करूँ, डेकोन प्रोसेस में Cl2 का फॉर्मेशन होता है, और Cl2 का फॉर्मेशन होता है तो इसमें जो कैटालिस्ट होता है वो CuCl2 यूज होता है। अच्छा CuCl2, चलो छोड़ो, फैल जाओगे। अगला कुछ कैटालिस्ट है जिनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिगलर नाटा, जिगलर नाटा जो कैटालिस्ट है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R3Al + TiCl4। ये जिगलर नाटा का फॉर्मूला होता है ना। R3 यहाँ पर R क्या है बेटा, C2H5CH3 है ना। अगला है 6 है विल्किंसन। विल्किंसन जो कैटालिस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है RHCl EPSC। ठीक है, ठीक। और जो सातवां में लिख लेता हूँ कि निकल, PD और PT, इसका काम होता है हाइड्रोजन को ऐड कराने में, है ना, हाइड्रोजनेशन। और जो हाइड्रोजनेशन होता है ना वो क्या करता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किसमें करता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करता है ना। ये कैटालिस्ट आप लिखो फटाफट।
इसलिए होगा बेटा। बेटा अगर बात करें अगला इंटरस्टिशियल कंपाउंड, किसकी बात करें? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? कोई भी डी ब्लॉक का मटेरियल होगा, कोई भी डी ब्लॉक की मैंने शीट ले ली मान लो, उसमें मटेरियल होगा, तो उसमें एटम को जैसे जमा होंगे डी ब्लॉक के मेटल से, ऐसे एटम जमे होंगे, और इस एटम के बीच पे यहाँ पर क्या होता है? खाली स्थान होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना, वेकेंट स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे नॉन मेटल आके क्या करते हैं? यहाँ पर ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, और यहाँ पर आके ऑक्यूपाई हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है बेटा? एक कंपाउंड कहलाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सबसे पहले इंटरस्टिशियल कंपाउंड डी ब्लॉक ही बनाते हैं। जिस तरीके से एलॉय कौन बनाते हैं बेटा? डी ब्लॉक बनाते हैं, वैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन बनाते हैं? डी ब्लॉक बनाते हैं, सबसे पहली बात। और डी ब्लॉक इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का जो रेशो होता है ना, स्टाइकियोमेट्रिक रेशो, वो भी पूरा फुलफिल नहीं होता है। जैसे NaCl की बात करें तो Na भी होगा, एक Cl होगा, है ना, पूरा का पूरा होगा 1 2 या 2 1 या 3 5 जो भी करो आप, है ना। जैसे H2SO4 लो तो उसमें रेशो निकालोगे तो एक रेशो आएगा, लेकिन इनके पास रेशो जो कैसे आता है? 1:1.15 1.35 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं, देखना। जैसे कि मालूम है इंटरस्टिशियल, अब इंटरस्टिशियल क्या क्या हो सकते हैं? अगर कार्बन आया, समझना, अगर इंटरस्टिशियल में हाइड्रोजन आया तो क्या है? हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ठीक है। अगर बोरोन आया तो बोराइड, अगर कार्बन आया तो कार्बाइड, और नाइट्रोजन आया तो नाइट्राइड, है ना। इंटरस्टिशियल नाइट्राइड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इंटरस्टिशियल बोराइड, ऐसा बोलते हैं ना। अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, अपन को मतलब है इसके एग्जाम्पल से। इसका जो एग्जाम्पल देखोगे ना, एग्जाम्पल ऐसे मिलेगा 1H0.96, इस तरीके के एग्जाम्पल मिलेंगे। 0.96 पूरे 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 नहीं मिलेंगे, पूरे पूरे नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगले एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या मिलेगा? THH 0.1.5 1.5, इस तरीके से क्या मिलेंगे अपन को? रेशो मिलेंगे, पूरे होल रेशो नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगली बात करते हैं जैसे इंटरस्टिशियल, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कौन से, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बता दो, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बता दो, और ऑप्शन दिया NaH CaS2 B2S6 CH4 NH3 H2O HF BH TiH, है ना। अब इंटरस्टिशियल हाइड्रेट, सबसे पहले तो उसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, और जो मेटल होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? डी ब्लॉक का होना चाहिए, है ना। भले मैं इसको 1.5 1.6 लिख के नहीं दूं, ऐसा पॉइंट लिख के नहीं दूं, फिर भी देखो ए डी ब्लॉक का है, नहीं है, 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 नहीं है, नहीं है, नहीं है, ए डी ब्लॉक के हैं, हाँ सर ये डी ब्लॉक के हैं, तो इंटरस्टिशियल हाइड्रेट यही होंगे। उतारो फटाफट उतारो उसको। अब एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, जैसे कि पहला और दूसरा एच ब्लॉक का है, पहला और दूसरा एच ब्लॉक का है, तो मैं हाइड्राइड तो बोलूंगा इसको, ये हाइड्राइड तो है क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन कौन सा हाइड्राइड है? आयोनिक हाइड्राइड। ये पी ब्लॉक का, ये पी ब्लॉक का, ये पी ब्लॉक का, ये पी ब्लॉक का, ये सारे, और ये पी ब्लॉक का, बाकी सारे कौन से हैं? ये पी ब्लॉक के। तो पी ब्लॉक के जो हाइड्राइड होते हैं वो होते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड, और जो डी ब्लॉक के हाइड्राइड होते हैं वो होते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, है। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अगर एस ब्लॉक बात करो, देखना बेटा ऐसे लिखते हैं, एस ब्लॉक, अगर एस ब्लॉक के हाइड्राइड आए ना बेटा तो ये क्या होंगे? आयोनिक हाइड्राइड, ठीक। अगर पी ब्लॉक के आए हैं एलिमेंट के हाइड्राइड आए तो ये क्या होंगे? कोवेलेंट हाइड्राइड, और अगर डी ब्लॉक के आए हैं तो ये क्या होंगे?
इंटरस्टिशियल है ना, क्या हो गया इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। देखो इसको भी लिख लो, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। चलो बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में अपन ने बातें खत्म करी और आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं आगे और, ठीक है, और आगे चलता हूँ। तो और आगे अगला टॉपिक आता है बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी। अब क्या हुआ बेटा, जो खाली जगह थी वो खाली जगह किसने ऑक्यूपाई कर ली, खाली जगह किसने ऑक्यूपाई कर ली, नॉन मेटल ने। और जैसे खाली जगह नॉन मेटल ने ऑक्यूपाई कर दी और हार्ड हो गया, तो अपन लिख सकते हैं हार्ड होता है। क्या हो सकता है, हार्ड होता है, ठीक है। दूसरा अपन लिख सकते हैं हार्ड के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर मान लो मेल्टिंग पॉइंट किससे ज़्यादा होता है, मान लो मेरे पास एक आयरन का हाइड्राइड है और एक आयरन है ना, एक तो आयरन का हाइड्राइड और एक आयरन, तो आयरन के हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा आयरन से, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिंग होता है ना, कंडक्टिंग ठीक ठाक होता है। और केमिकली इनर्ट होता है ना, इनर्ट या लेस रिएक्टिव, जो केमिकली रिएक्शन नहीं करता। अगला टॉपिक देखें तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो डी ब्लॉक का जो मेल्टिंग पॉइंट है मेटल का वो ज़्यादा होता है एस ब्लॉक से, ठीक है। तो अगर मैं एक जगह कॉपर लूँ और एक जगह सोडियम लूँ ना, तो मैं बोल सकता हूँ कॉपर का ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है, कॉपर का ज़्यादा होता है। या जैसे एक तरफ आयरन ले लूँ और एक तरफ कैल्शियम ले लूँ, तो किसका ज़्यादा होता है, आयरन का ज़्यादा होता है। लेकिन क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसमें मेटलिक बॉन्ड बढ़ते हैं। क्या बनते हैं, मेटलिक बॉन्ड। जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही मेटलिक बॉन्ड इसके बनते जाएंगे। और जितने ज़्यादा मेटलिक बॉन्ड बनेंगे उतनी ही क्या होगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। देखो एक बात याद रखना, डी ब्लॉक के मेटल एस ब्लॉक के मेटल से अच्छे मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। लेकिन अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ ना, कंपाउंड की, अगर कोई कंपाउंड बना के पूछे ना, तो एस ब्लॉक का जो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो डी ब्लॉक से ज्यादा होता है। बेटा एक बात और सुन लो, अगर आप इस लेक्चर पे आए हो ना, इस लेक्चर पे आए हो, तो इसका मतलब है आपने मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखी है डी एंड एफ ब्लॉक की। कोई बच्चा है सोचेगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। डी एंड एफ ब्लॉक बहुत सुकून के साथ मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके पढ़ाई है, उसी का ये रिवीजन है बस, है ना, उसी का क्या ये रिवीजन है। तो थोड़ा सा ध्यान से पहले डी एंड एफ ब्लॉक एक बार प्लेलिस्ट में देख लेना, उसके बाद यहाँ पर आना। तो कंपाउंड की बात करो तो कंपाउंड क्या है, जैसे कि मान लो एस ब्लॉक का कंपाउंड मैंने बना दिया CaCl2 और डी ब्लॉक का कंपाउंड बना लिया FeCl3। अभी कैल्शियम का क्या था, मेल्टिंग पॉइंट कम था आयरन से, लेकिन कंपाउंड बनने के बाद ये कौन सा है, आयोनिक कंपाउंड होता है, और ये कौन सा है, कोवेलेंट कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट से हमेशा ज़्यादा होता है। 4-5 एग्जाम्पल को छोड़ के, आर्टिफिशियल डायमंड वगैरह को छोड़ के, वो अपन देखेंगे SiC वगैरह, वो केमिकल बॉन्डिंग की बात है, उसको केमिकल बॉन्डिंग में छोड़ दो। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जो आयोनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो किससे ज़्यादा होता है, कोवेलेंट कंपाउंड से ज़्यादा होता है। ये बात की थी मैंने, ठीक है। तो ये पूरा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में था। बस मेल्टिंग पॉइंट के बारे में एक चीज़ याद रखना, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है बेटा, 3D सीरीज में, अगर 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेलेडियम, उसके बाद क्रोमियम, फिर मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, अगर इधर से इधर जाओ तो यहाँ तक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बनने के साथ साथ मेटलिक बॉन्ड बनने की स्ट्रेंथ बढ़ेगी।
लेकिन आयरन में क्या होता है, लेटिस, इसके क्रिस्टल लेटिस में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, क्रिस्टल लेटिस में इसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इसमें 7 एम्पेयर होते हैं, है ना, सॉरी 5 एम्पेयर होते हैं, और 5 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 7 बॉन्ड भी बनाता है ना, वो देखेंगे बाद में। क्रिस्टल लेटिस में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, बेटा इसमें 5 और इसमें 5, क्रिस्टल लेटिस में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए वो ज़्यादा नहीं होता है ना। फिर यहाँ से पेयरिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाता है बेटा, घटता जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, घटता जाता है। इसका जो कंसेप्ट है अपन ने पूरा एक्सप्लेन किया है किसमें, मेरी पूरी बड़ी वाली वीडियो में, उसमें देख लेना आप, है ना। तो ये वाली बात होती है। तो क्रोमियम अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा किसका होता है बेटा, टंगस्टन का होता है ना, टंगस्टन का होता है। आपने पता, अगर मैं चुनूँ बेटा, चलो कुछ क्वेश्चन है वो लिखा ही देता हूँ, जैसे वहाँ पढ़ा है लेकिन लिख ही लो एक बार। थोड़ा सा बेटा फास्ट है थोड़ा, क्योंकि फास्ट है क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा चुका हूँ, इसलिए फास्ट है। अगर मैं बात करूँ इसकी मैक्सिमम एमपीटी मेटल, कौन सा मेटल मैक्सिमम रखता है, तो होता है टंगस्टन। और मैं बात करूँ मैक्सिमम एमपीटी एलिमेंट, अगर एलिमेंट की बात करूँ तो होता है कार्बन, और कार्बन में कौन, डायमंड है ना, डायमंड, ठीक है। अगर मिनिमम एमपीटी मेटल की बात करूँ तो वो क्या है, Hg, जो पिघली अवस्था में रहता है ना। और मिनिमम एमपीटी अगर एलिमेंट की बात करूँ तो वो कौन सा होता है, हीलियम, तो वो क्या है, इनर्ट गैस, ठीक है। लिखो बेटा लिखो। चलो आगे चलते हैं। हर चीज़ पढ़ाना संभव नहीं है एक वीडियो में, जितनी मेरे को इम्पोर्टेंट चीज़ लग रही है वो मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात करूँ इन 3D सीरीज या इन ईच सीरीज, इन ईच सीरीज, इस सीरीज मतलब 3D 4D 5D और 6D, इन ईच सीरीज लास्ट एलिमेंट हैज लो एमपीटी, लास्ट एलिमेंट लो एमपीटी रखता है। जैसे जेड की बात करूँ, सीडी की बात करूँ, एचजी की बात करूँ और सीएन की बात करूँ, इनमें क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही 0 है तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा बेटा, कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होगा, क्योंकि ये मेटलिक बॉन्ड क्या करेंगे, अच्छी तरीके से नहीं बना पाएंगे, और मेल्टिंग पॉइंट अच्छी तरीके से नहीं बनेगा तो उसके क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा। आई बात समझ में, है ना, आई ना बात समझ। चलो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ खत्म होता है, अगला टॉपिक चलता है, अगला चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, OS। अगर OS की बात करूँ तो OS में अगर मैं मिनिमम OS की बात करूँ, मिनिमम OS निकालते हैं NS इलेक्ट्रॉन से, और जो मैक्सिमम OS निकालते हैं वो निकालते हैं N-1 DK अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्लस NS इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इसका, NS इलेक्ट्रॉन क्या मतलब है, जैसे स्कैंडियम की बात करते हैं, सबसे पहले तो वेरिएबल OS शो करते हैं। अगर स्कैंडियम की बात करते हैं, टाइटेनियम की बात करते हैं, पैलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एर्गोनी, कॉपर की बात। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, स्कैंडियम क्या होता है 3D1 4s2, ये क्या होता है 3D2 4s2, क्या लिखा, ये क्या होता है 3D3 4s2, ये क्या होता है 3D5 4s1, ये क्या होता है 3D5 4s2, ये क्या होता है 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1 और 3D10 4s2। ये बात करूँ और सबकी मिनिमम लिखना चाहता हूँ मैं, क्या लिखना चाहता हूँ, मिनिमम, और मिनिमम लिखना चाहता हूँ तो NS में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी मिनिमम होगी। इसकी मिनिमम कितनी होगी, +2, अभी देखेंगे इसकी +2 नहीं होगी, इसकी कितनी होगी +2, इसकी +2, इसकी +1, इसकी +2, इसकी +2, इसकी +2, इसकी +2, इसकी +1, इसकी +2। बस NS में इलेक्ट्रॉन देखो और लिखो, NS में इलेक्ट्रॉन देखिए और लिखो। इसकी मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम कितनी कितनी होगी। अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो NS में इलेक्ट्रॉन N-1 D में अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ओनली अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और NS में इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1, और NS में इलेक्ट्रॉन कितना है, NS में इलेक्ट्रॉन कितना है, बोलो बेटा, NS में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसकी कितनी हो जाएगी 3, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, NS में 2 4,
इसमें कितनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 और NS में 2 5, इसकी कितनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बोलो बेटा, अनपेयर NS माइनस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 और 1 तो 6, इसमें देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 और NS में 2 7, इसमें देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 कैसे हुआ, 5 के बाद एक पेयरिंग होगी तो 4 बचे, 4 और 2 6, इसमें देखोगे तो इसमें 5 मिलेंगे, इसमें देखोगे तो इसमें 4 मिलेंगे, इसमें देखोगे तो इसमें कॉपर, इसमें आपको एक ही मिलेगा, है ना, एक ही मिलेगा कि 2 मिलेगा। इसमें एनपीआर इलेक्ट्रॉन, अरे कॉपर प्लस उनके साथ कॉपर प्लस 2 भी शो करता है, थोड़ा यहाँ गड़बड़ है एक तो इसमें देखोगे तो आपको यही मिलेगा, यही बात है। इधर देखो, इधर आ जाओ, अगर ये 2 से 4 की तरफ पाया जाएगा तो उसके बीच में 3 भी पाया जाएगा, 2 से 5 पाया जाएगा तो मतलब 3 भी पाया जाएगा और 4 भी पाया जाएगा। इसमें देखो +2 +3 +4 और +5 भी पाया जाएगा। इसमें देखो +7 तक यानी कि +3 +4 +5 +6 भी पाया जाएगा। इसमें देखो +3 +4 +5 भी पाया जाएगा। इसमें देखो +3 +4, इसमें देखो +3, है ना। और अब देखो जो SCY LaOC ऐसी होती है वो एक ही वही शो करते हैं, वो क्या होता है प्लस, है ना। यहाँ पर ये गलती है, बाकी सारे के सारे चीज़ें सेम है, लिख लो फटाफट। हो गया बेटा। इसी में और देखते हैं बेटा स्टेबिलिटी, क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी आयरन और Fe+2 और Fe+3 की बात करते हैं, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और मैं बात करता हूँ Mn+2 और Mn+3 की, और मैं बात करता हूँ कॉपर+1 और कॉपर+2, समझ लो। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, OS की स्टेबिलिटी। OS की स्टेबिलिटी मतलब मैं बोल सकता हूँ ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन,
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन D5 और D10, D5 और D10, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब D5 और D10। अब अगर मैं बात करता हूँ Fe की, तो Fe होता है बेटा 3d6 4s2 और 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 3d6 बचा, और यहाँ क्या होगा 3d5। कौन सा हाफ फील्ड है? जो हाफ फील्ड हो जाता है स्टेबल होगा, 3d5 पे हाफ फील्ड होता है। अगर Mn की बात करूँ तो बचेगा 3d5, और अगर Mn+3 की बात करूँ तो बचेगा 3d4। तो कौन सा स्टेबल है? 3d5। अगर कॉपर की बात करूँ Cu और Cu+2 की, Cu और Cu+2 की बात करूँ तो ये कितना होगा 3d10, और ये कितना होगा 3d9। तो स्टेबल कौन सा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए कौन सा? स्टेबल हो चाहिए 3d10 क्योंकि फुल फील्ड है, लेकिन यहाँ स्टेबल कौन सा होता है 3d9। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है? मोस्ट जितना इंपॉर्टेंट लगाना चाहो उतना इंपॉर्टेंट लगा दो। कॉपर+2 कॉपर+1 से ज़्यादा स्टेबल होता है। भले ही कॉपर+1 के पास फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? कॉपर+2। भाई बात समझ में? देखो उसको उतारो, इसका रीजन देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इधर देखो, कॉपर+2 जो होता है, सॉरी कॉपर+1 जो होता है वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है। तो डिस्प्रपोर्शनेट होने की वजह से ये कॉपर0 और कॉपर+2 में चेंज होता है। डिस्प्रपोर्शनेट क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेट होता है कोई भी कंपाउंड अगर अपनी OS को घटा ले और बढ़ा ले, यानी कि एक बार उसका रिडक्शन हो जाए और एक बार क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन हो जाए। एक बार रिडक्शन हो जाए और एक बार ऑक्सीडेशन हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन बोलते हैं। और डिस्प्रपोर्शनेट किसके अंतर्गत आती है बेटा? रेडॉक्स के अंतर्गत आती है। तो इसका क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। डिस्प्रपोर्शनेट मतलब हाईली अनस्टेबल होता है और बार बार किसमें टूटता जाएगा? +2 में। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? +2 ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसकी जो मेन लाइन है वो मैंने क्या रखाई है? लेक्चर में आप देख लेना, मैंने पूरी की पूरी अच्छी तरीके से इसको लाइन लिखा के और एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, आप वहाँ जाके देख लेना एक बार बेटा। पूरी प्लेलिस्ट है DNF की। और आते हैं और आगे चलते हैं। अब क्या बच रहा है अपने? शायद अब अगला टॉपिक कौन सा है? अगली लाइन है डी ब्लॉक मेटल फॉर्म कंपाउंड इन higher OS with फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। डी ब्लॉक के जो कंपाउंड है ना अपनी हायर OS पे जाता है। जैसे एमिन किस पे जाता है? +7 पे जाता है। तो +7 पे किसके साथ जाएगा बेटा? वो क्लोरीन के साथ नहीं जाएगा। किसके साथ जाएगा? फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जाएगा। क्यों? एक तो ऑक्सीजन क्या बनाता है? डबल बॉन्ड, ठीक है। और फ्लोरीन क्या है? मैक्सिमम EN क्या है इसकी? टेबल में क्या है? मैक्सिमम। इसी वजह से ये बनाता है। लेकिन फिर भी Mn7 नहीं बनता है। Mn7 नहीं बनता है बेटा। Mn7 नहीं बनता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि Mn के फ्लोरीन ऑक्साइड तो बन जाएंगे, है ना? फ्लोरीन ऑक्साइड तो बन जाएंगे, Mn7 नहीं बनता है। Mn7 इसलिए नहीं बनता क्योंकि 7 सिंगल बॉन्ड की वजह से ये क्या हो जाता है? इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? हाईली अनस्टेबल हो जाती है। और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से क्या हो जाता है बेटा? ब्रेक डाउन हो जाता है। इसलिए Mn+7 नहीं बनता, बाकी सारे बनते हैं। लिखो उसको। आगे चलते हैं भाई, जिसको पूरा देखना है पूरा का पूरा देख लेना बेटा। वहाँ पर और भी एलिमेंट लिखा है मैंने, सारे के सारे लिखा है। आपको शीट में जो क्वेश्चन मिलेगा सब मैंने वहाँ लिखा है, ठीक है। अगली थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि पहले तो म्यू को फॉर्मूला देते हैं। म्यू इक्वल टू होता है √n+2। यहाँ पर n क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और मैंने बोला था जहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो? नॉट इज इक्वल टू 0। अनपेयर इलेक्ट्रॉन नॉट इज इक्वल टू 0 वो क्या होगा? पेरा होगा। बाकी क्या होंगे? डाया होंगे। क्या होंगे? पेरा और डाया होंगे, है ना। इसमें से अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालना और देख लेना। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालना आता ही है आपको। जैसे मान लो कॉपर+1 की बात करता हूँ,
कॉपर +1 की बात करते हैं तो कॉपर +1 कितना हो गया 3d10 और 3d10 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0 और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0। बात खत्म। इसी तरीके से क्वेश्चन करना होता है। नेगेटिव मोमेंट पेरा और डाया होता है, ठीक है। और देखते हैं कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी 3 वजह से बताई थी। पहला तो था डी ट्रांजिशन, दूसरा था चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, और जो तीसरा है वो क्या है पोलराइजेशन। डी ट्रांजिशन तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। सीटीएस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होने के बाद भी कोई कंपाउंड अगर कलर शो कर रहा है तो किसकी वजह से होगा सीटीएस की वजह से होगा, जैसे KMnO4 है ना, KMnO4 वगैरह। और पोलराइजेशन किस में होता है ओनली डेलाइट्स में होता है ना। जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे डार्कनेस ऑफ हेलाइट बढ़ती है। ये सब लिखा है बेटा, वो वाली प्लेलिस्ट खोल के देख लेना एक बार ना, डार्कनेस ऑफ हेलाइट बढ़ती है, ठीक है। जैसे तुम्हारा रिवीजन करवाने के लिए कर रहा हूँ, डार्कनेस ऑफ हेलाइट बढ़ती है। डी ट्रांजिशन क्या होता है वहाँ पर सब लिखा हुआ है मैंने। अगला टॉपिक है बेटा KMnO4 K2Cr2O7। और KMnO4 K2Cr2O7 की सबसे पहले स्ट्रक्चर, यहाँ से अगर एक K निकाल दो तो क्या बचतेगा MnO4 माइनस। मैंने बताया था जितने नेगेटिव उतने ऑक्सीजन सिंगल से, बाकी सारे डबल से। जितने ऑक्सीजन वो सिंगल से, बाकी सारे डबल से। अगर मैं K2Cr2O7 की बात करूँ तो कितने बनेंगे बेटा K2Cr2O7 के 2 K निकाल दो तो क्या बन जाएगा Cr2O7-2 डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाई थी, 126 डिग्री एंगल होता है। इधर देखना बेटा ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। एंगल कितना होता है 126 डिग्री होता है। सब लिखा है बेटा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो चमत्कारी हाइब्रिडाइजेशन होता है, D3S होता है ना। सब लिखा है मैंने, सब लिखा हुआ है, D3S होता है। ठीक है, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखाया था, किसी मेथड प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो मेथड था इसका, मेथड क्या था पायरुलाइट MnO2। जब MnO2 में KOH डालता हूँ किसके साथ ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है K2 MnO4 K2 MnO4। फिर इसमें क्या करता हूँ H+ डालता हूँ, H+ डालता हूँ क्या बनता है KMnO4। और KMnO4 का क्या होता है पर्पल कलर होता है और इसका कलर क्या होता है ग्रीन कलर होता है। ये सब बताया था मैंने। इसकी अगर प्रॉपर्टी पे जाते हैं अपन, इसकी प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी मैंने कैसे लिखवाई थी बेटा, इसकी प्रॉपर्टी लिखवाई थी अगर एसिडिक KMnO4 है, एसिडिक KMnO4 है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालता हूँ मैं तो ये किसमें चेंज होता है Mn+2 में। और अगर मेरे पास क्या है एसिडिक K2Cr2O7 है और K2Cr2O7 डालता हूँ तो क्या बनता है Cr+3 बनता है। इसका कलर क्या होता है ग्रीन, इसका कलर क्या होता है ऑरेंज और इसका कलर क्या होता है पर्पल। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई की है बेटा। और तो कुछ बचा नहीं, रिएक्शंस बची है ना, और तो कुछ बचा नहीं, हो गया बेटा। एफ ब्लॉक में पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं, एफ ब्लॉक में पढ़ाने जैसा कुछ नहीं। तो अपन ने एक ही लेक्चर में आज क्या खत्म किया, पूरा डी ब्लॉक खत्म किया। एफ ब्लॉक तो आप देख सकते हैं, एफ ब्लॉक का शायद 1.5 तो लेक्चर है मैंने डाले जो है ना, 1.5 लेक्चर है एफ ब्लॉक का। तो अपन का बहुत फास्ट, जितनी फास्ट हो सकता था मैंने आपका रिवीजन करवा दिया डी ब्लॉक का। जब तक के लिए आप आगे पढ़ते रहेंगे, अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डालेंगे ना और हेलोइन के लिए हेरोइन डालेंगे, तब तक पढ़ते रहेंगे। मुस्कुराते रहेंगे।